Hi, dear students. I welcome you all once again in our new lecture from your hydrogen unit. And in today's lecture, we are going to discuss one of the important concept regarding hydrogen, and that is going to be hydrogen economy. हाइड्रोजन इकोनॉमी हम पढ़ेंगे। यहाँ आपने सुना होगा कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस, उसको हम फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। सो हाइड्रोजन को एक फ्यूचर फ्यूल कंसिडर किया जाता है। यू नो दैट जितने भी फ्यूल्स प्रेजेंट डे लाइफ में यूज होते हैं, उनमें एक तो कोल यूज होता है। कोल एक फ्यूल है। अपॉन कंबस्शन ये बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ऐसे करके जो ऑयल रिजर्व्स होते हैं, जिनमें से हमें पेट्रोलियम आता है, या जिससे हमें पेट्रोल मिलता है। पेट्रोल भी एक फ्यूल है जो हमें डिफरेंट ऑटोमोबाइल्स रन करने के काम आता है। या डीजल जो है, डीजल भी फ्यूल के तौर पे यूज होता है। या गैसोलीन भी एक फ्यूल है। या कैरोसिन, ये भी एक फ्यूल है। कैरोसिन भी एक फ्यूल है। या मैं बात करूं फॉर एग्जांपल एलपीजी, हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स यूज होते हैं एज फ्यूल्स। या सीएनजी जो है, ये भी एक फ्यूल माना जाता है। इन फ्यूल से हमें डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ एनर्जीज प्रोड्यूस होती है अपॉन कंबस्शन। तो ये फ्यूल्स डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। बट यू नो वन थिंग, जितने भी ऑयल रिजर्व्स है, जितने भी फोसिल रिजर्व्स है, या जितने भी सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स है, वेदर कोल एक नेचुरल सोर्स ऑफ फ्यूल है, या ऑयल जो है एक नेचुरल सोर्स ऑफ फ्यूल है, या नेचुरल गैस वो एक नेचुरल सोर्स ऑफ फ्यूल है। लेकिन इन फ्यूल्स के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि with their continuous use, these sources are getting continuously depleted। यानी कि विथ टाइम क्या होता जा रहा है, जो भी नेचुरल सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स है वो विथ टाइम खत्म होते जा रहे हैं। यानी कि द एनर्जी सोर्सेज आर गेटिंग डिप्लीटेड कंटिन्यूअसली, दैट टू विद द एनॉर्मस रेट। इसलिए केमिस्ट्स ने यह सोचा कि एक वक्त ऐसा आना है जबकि सारा कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस या जितने भी नेचुरल सोर्सेज ऑफ फ्यूल है, वो सारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। तो जो फिर एनर्जी क्राइसिस डेवलप हो जाएगी, जब सारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी खत्म हो जाएंगे, तो उस टाइम वो एनर्जी क्राइसिस को कोप अप करने के लिए हमें पहले ही किसी ऐसे फ्यूल को ढूंढना पड़ेगा जो सारी एनर्जी क्राइसिस को दूर कर सके इन फ्यूचर। लेकिन फ्यूचर में हम पेट्रोल के बदले या डीजल के बदले या कैरोसिन या गैसोलीन या एलपीजी गैस या सीएनजी गैस के बदले हम कौन सा फ्यूल फ्यूचर में इस्तेमाल करें, उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमाइनिंग एनी फ्यूल विच इज गोइंग टू बी आवर फ्यूचर फ्यूल। फ्यूचर में हमारी जो गाड़ियां हैं कौन से फ्यूल पे चलेंगी, या फ्यूचर में जो भी हमारे घर में कुकिंग होती है, हम कौन से फ्यूल का यूज करेंगे। तो ऐसा फ्यूल ढूंढना है जिसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हो। मैं एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूं कि एक इंपॉर्टेंट या एक परफेक्ट फ्यूल हम किसे कह सकते हैं। एक परफेक्ट फ्यूल वो है जो सबसे पहले पोल्यूशन फ्री हो, जो सबसे पहले पोल्यूशन फ्री हो, जो पोल्यूशन काज ना करता हो। एक तो ये है कि एक हमारा फ्यूल जो है फ्यूचर में कोल और पेट्रोलियम के बदले, डीजल के बदले हमें कोई ऐसा फ्यूल ढूंढना हो जो पोल्यूशन काज ना करे। सेकंड, दैट मस्ट बी वेरी मच चीप। जो फ्यूल हम फ्यूचर में यूज करेंगे, फॉर एग्जांपल फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, फॉर कुकिंग पर्पसेस, जो फ्यूल हम यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ कोल, इंस्टेड ऑफ ऑयल या इंस्टेड ऑफ नेचुरल गैस, जो फ्यूल हमें यूज करना होगा फ्यूल में, वो तो सस्ता होना चाहिए, बहुत सस्ता होना चाहिए। एट द सेम टाइम दैट फ्यूल मस्ट प्रोड्यूस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहिए। बेटा समझिए, इन फ्यूचर साइंटिस्ट्स आर सेइंग ऑल द नेचुरल सोर्सेज ऑफ फ्यूल्स
इन फ्यूचर दे विल एक्सटिंग्विश। जो भी कोल रिजर्व्स है, जो भी ऑयल रिजर्व्स है, जो भी रिजर्व्स है नेचुरल गैस के, फ्यूचर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहना है। कोई ऐसा फ्यूल हमें बनाना है या डिस्कवर करना है, या हमें ऐसा फ्यूल कोई सिंथेसाइज करना है जो प्रेजेंट डे फ्यूल उसको रिप्लेस करे, और फ्यूचर में हम उस फ्यूल को पेट्रोल, डीजल या कोल या नेचुरल गैस के बदले हम उसको इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे पहले फ्यूल होना कैसा चाहिए? दैट मस्ट बी पोल्यूशन फ्री, दैट मस्ट बी वेरी मच चीप, दैट शुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट हाई कॉस्ट्स। उसको हम बेस्ट फ्यूल कह सकते हैं। और जो फ्यूल हम इंस्टेड ऑफ पेट्रोल डीजल यूज करें, दैट मस्ट प्रोड्यूस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि हम उसी एनर्जी को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सके। तो बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने बहुत सारे फ्यूल्स का कंसेप्ट दिया कि पेट्रोल या डीजल या कोल, उसके बदले हम किस किस फ्यूल को यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे केमिस्ट्स ने यह सोचा कि एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस को हम फ्यूचर में एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। मैं ये क्यों कहता हूं, इसे हम फ्यूचर फ्यूल कहते हैं। हाइड्रोजन गैस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्यूचर फ्यूल। अभी प्रेजेंट डे में हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज नहीं होता है परफेक्टली इन आवर होम्स। ये हाइड्रोजन गैस फ्यूल के तौर पे यूज नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में हम इस हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूचर फ्यूल यूज कर सकते हैं। वो मैं क्यों कहता हूं कि हाइड्रोजन जो है, जब इसकी कंबस्शन होती है, हाइड्रोजन गैस की जब कंबस्शन होती है, लाइक गैसोलीन, लाइक एलपीजी, लाइक पेट्रोल एंड डीजल, जब इस गैस की कंबस्शन होती है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी पोल्यूटेंट। ये कोई पोल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं करता। आई विल गिव यू द एग्जांपल हियर। जब हम हाइड्रोजन की कंबस्शन करते हैं विथ एयर, यू नो दैट एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। when you are going to heat hydrogen gas with air, there is the production of water। अब देख लीजिए, अगर हम हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पे यूज करें, सबसे पहले मैं अगर बताऊं, जब हम कंबस्शन करते हैं इस हाइड्रोजन की, जो हमें कंबस्टेड प्रोडक्ट मिलता है, वो क्या मिलता है? वाटर। तो वाटर जो है, ये कोई ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट नहीं है जो पोल्यूशन क्रिएट करे, रादर फायदा ही मिलेगा अगर हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने में सक्सेसफुल हो जाए। तो हाइड्रोजन फ्यूल एक तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, साथ में ये हमें वाटर भी प्रोड्यूस कर सकता है, जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए या अदर पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। सो बेस्ट एप्लीकेशन of using hydrogen as a fuel is that upon combustion it produces water, and water, it is not any objectionable product like carbon monoxide, it is not any objectionable product like carbon dioxide, it is not any objectionable product like sulfur dioxide। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है, वो सारे पोल्यूटेंट्स है, वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, लेकिन वो सारे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं बाय कंबस्शन ऑफ प्रेजेंट डे फ्यूल, जैसे कोल है, या जैसे फॉर एग्जांपल जो भी प्रेजेंट डे फ्यूल्स, पेट्रोल या डीजल जो हम यूज करते हैं, वो अपॉन कंबस्शन बहुत सारे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन फ्यूल है, अपॉन कंबस्शन ये कोई भी पोल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं करता एज सच। ये डायरेक्टली प्रोड्यूस क्या करता है? वाटर कोई ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट नहीं है, और इससे पोल्यूशन होने का बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। सो हाइड्रोजन का यूज एज अ फ्यूल, द बेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इज दैट upon combustion it produces water, and water can be used as for drinking purposes, at the same time it does not cause any pollution। और एक इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूं हाइड्रोजन की, और एक इंपॉर्टेंस क्या है अगर हम इसको फ्यूल यूज करें, समझ लो। I will take 2 times hydrogen। जब आप हाइड्रोजन गैस लेते हो एज अ फ्यूल के तौर पे, इसकी मैं एक इंपॉर्टेंस आपको समझाता हूं। जब आप हाइड्रोजन फ्यूल लेते हो 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, मैंने यहां पे लिया है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब इसी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस की आप कंबस्शन करते हो विथ ऑक्सीजन और एयर, नो डाउट देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ वाटर,
दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ वाटर। वाटर तो प्रोड्यूस ही होता है, लेकिन साथ में जब आप हाइड्रोजन के 1 ग्राम को कंबस्टन करते हो, हाइड्रोजन का 1 ग्राम प्रोड्यूस करता है 286 किलो जूल पर ग्राम एनर्जी। इतनी एनर्जी हाइड्रोजन का 1 ग्राम प्रोड्यूस करता है। अगर आपके पास हाइड्रोजन 1 ग्राम है, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस, जब इसको आप फ्यूल यूज करते हो, जब इसको आप कंबस्शन करते हो, तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम 286 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन का। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन गैस के बदले मीथेन गैस लेते हो, मीथेन गैस जो है 56.2 किलो जूल पर ग्राम एनर्जी रिलीज करता है। 56.2, यहां पे देख लो 286 किलो जूल पर ग्राम। अगर आप ब्यूटेन लेते हो, ब्यूटेन का 1 ग्राम प्रोड्यूस करता है एनर्जी, 1 ग्राम ब्यूटेन दैट प्रोड्यूसेस 51.2 ग्राम्स एनर्जी, 2 किलो जूल पर ग्राम ऑफ एनर्जी ब्यूटेन प्रोड्यूस करता है। अगर आप गैसोलीन लेते हो, कैरोसिन लेते हो, या पेट्रोल लेते हो, या डीजल लेते हो, वो सारे फ्यूल्स जो है अपॉन कंबस्शन इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते जितना एनर्जी हाइड्रोजन का 1 ग्राम प्रोड्यूस करता है। अगर आप डीजल का देखोगे, डीजल का 1 ग्राम, या पेट्रोल का 1 ग्राम, या गैसोलीन का 1 ग्राम, या एलपीजी का 1 ग्राम, या किसी भी प्रेजेंट डे फ्यूल का 1 ग्राम अगर आप लेते हो, अपॉन कंबस्शन उसकी जो एनर्जी का वैल्यू होता है, जो वो रिलीज करता है, वो 100 किलो जूल से कम होता है। लेकिन यहां पे आपने हाइड्रोजन में देखा, जब इसका 1 ग्राम आप 1 ग्राम की कंबस्शन करते हो, तो ये 286 किलो जूल पर ग्राम एनर्जी रिलीज करता है, जो कि प्रेजेंट डे फ्यूल से सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो समझना है कि हाइड्रोजन जो है ये एक इंपॉर्टेंट फ्यूल एक्ट कर सकता है अगर हमें इसको यूज करना, यानी कि हाइड्रोजन एक बेस्ट फ्यूल एक्ट कर सकता है अगर हम कामयाब हो जाए हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करने में, तो ये एक बेस्ट फ्यूल एक्ट कर सकता है। अभी आपको समझाता हूं एक चीज, ये हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है। हाइड्रोजन इकोनॉमी मींस टू रिप्लेस ऑल द प्रेजेंट डे फ्यूल्स, जैसे पेट्रोल है, जैसे डीजल है, जैसे गैसोलीन है, या कैरोसिन है, या जो भी चारकोल है, ठीक है, जो भी फ्यूल्स है, उन सारे फ्यूल्स को हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन एक तो पोल्यूटेंट प्रोड्यूस नहीं करता अपॉन कंबस्शन। हाइड्रोजन की जब आप कंबस्शन करते हो, प्रेजेंट डे फ्यूल से सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो केमिस्ट्स ने यह कहा कि हाइड्रोजन हैज द एबिलिटी टू रिप्लेस ऑल द प्रेजेंट डे नून फ्यूल्स। ये सारे फ्यूल्स को रिप्लेस कर सकता है हाइड्रोजन, और इसी कंसेप्ट का नाम रखा गया हाइड्रोजन इकोनॉमी। The hydrogen economy just represents the idea that we can replace all the present sources of energy, that is coal, oil and natural sources. We can replace them by hydrogen. So hydrogen को हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं as a fuel, and that concept or that idea given by chemists, that is called as hydrogen economy. लेकिन अब एक चीज मैं समझाता हूं, हाइड्रोजन गैस के कुछ फायदे हैं, देख लो क्या। हाइड्रोजन जो है ये गैसोस फॉर्म में भी एक्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट हो सकता है, और ये सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्राइड्स। नाम सुना होगा, हाइड्रोजन जो है डिफरेंट हाइड्राइड्स बनाता है, मेटालिक हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स के फॉर्म में ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और नेचर में तो हाइड्रोजन गैसोस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, और गैसोस हाइड्रोजन को हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन फ्यूल कैन बी यूज्ड बोथ इन गैसोस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, एज वेल एज इन सॉलिड फॉर्म। तो इनको हम तीनों फॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, अगर हमें घरों जो हमारे होम्स है, अगर हमारे होम्स को गर्म रखना हो, हमारे घरों को गर्म रखना हो, तो हम घरों में हाइड्रोजन गैस सप्लाई कर सकते हैं थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स। अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू हाइड्रोजन गैस को हम सप्लाई कर सकते हैं, और इसको हम घरों में यूज कर सकते हैं एज ए फ्यूल। और लिक्विड हाइड्रोजन हम ट्रक्स के थ्रू या ट्रेन्स के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और ये लिक्विड हाइड्रोजन भी काम आ सकता है एज ए फ्यूल। और सॉलिड हाइड्रोजन, इंटरस्टिशियल हाइड्रोजन भी हम यूज कर सकते हैं इन फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। कुछ प्रोटोटाइप
कुछ प्रोटोटाइप कार्स जो है ऑलरेडी बनाई गई है जो कि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स पे चलती है, जिसमें हाइड्रोजन का यूज होता है एज अ फ्यूल। तो कहने का मतलब है वी आर हैविंग 3 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग hydrogen as a fuel. One is it does not cause any pollution. Second, the combustion of 1 gram of hydrogen that produces a tremendous amount of energy that is not produced by any of the present day fuel. And the third application is it can be transported both in gaseous form, liquid form as well as in solid form. लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि हाइड्रोजन जो है इसको हम प्रेजेंटली एज अ फ्यूल घरों में यूज नहीं करते। हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल हम यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी कुछ प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स मैं आपको समझा देता हूं, देख लीजिए। प्रॉब्लम्स इन यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, प्रेजेंटली या प्रेजेंट डे लाइफ में हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज क्यों नहीं कर पाते, मैं आपको समझाता हूं। द फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर 1, हम हाइड्रोजन को प्रेजेंटली as a fuel instead of petrol, instead of diesel, instead of gasoline, instead of LPG, instead of CNG, उन फ्यूल्स के बदले हम हाइड्रोजन को प्रेजेंटली एज अ फ्यूल यूज क्यों नहीं कर पाते? We are having certain problems regarding that. The problem number first associated with hydrogen is the production of hydrogen. Is the production of hydrogen gas. देख लीजिए बेटा, मैंने अभी कहा कि हाइड्रोजन को हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं। एक तो ये पोल्यूशन फ्री फ्यूल है, एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है और ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट होता है। तो प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन को हम प्रेजेंटली यूज क्यों नहीं कर पाते एज अ फ्यूल? सबसे पहली प्रॉब्लम है हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन। देखो जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल या डीजल जो है वो नेचुरली एग्जिस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल डिपॉजिट्स, और कोल भी एक नेचुरल सोर्स ऑफ फ्यूल है। और जैसे ये क्या कहते हैं हम इसको, नेचुरल गैस, उसको भी हम एज अ नेचुरल सोर्स ऑफ फ्यूल है वो। लेकिन जो हाइड्रोजन है ना, ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ फ्यूल नहीं है। ये नेचर में हम डायरेक्टली नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते, लो ले लिया नेचर से हाइड्रोजन निकाल दिया और यूज कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको हाइड्रोजन को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा इन इंडस्ट्रीज, और हाइड्रोजन की प्रिपरेशन जो है, प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रीज में, वो बहुत कॉस्टली है, बहुत खर्चा पड़ता है हमें हाइड्रोजन को सिंथेसाइज करने में। मैं एक चीज समझाता हूं, यहां पे देख लीजिए। हाइड्रोजन का सबसे जो इंपॉर्टेंट सोर्स है इन नेचर, दैट इज वाटर। मैं यहां पे वाटर ले लेता हूं, 2 टाइम्स वाटर। अगर आप वाटर लेते हो जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर यू नो दैट इट इज प्रेजेंट इन oceans, it is present in rivers, it is present in lakes. तो इस वाटर से हमें हाइड्रोजन मिल सकता है, बिकॉज द फॉर्मूला इज H2O, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस वाटर से हमें हाइड्रोजन मिल सकता है, लेकिन वाटर से हाइड्रोजन यूज करने ऑब्टेन करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना पड़ता है। वी हैव टू यूज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज करके आप वाटर को डिकम्पोज कर सकते हो। यू विल गेट हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। अब देख लो प्रॉब्लम कहां पे है। मैंने तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर दिया, यानी कि मैंने एक सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर दिया। हाइड्रोजन एक फ्यूल है, सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन यह सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मुझे पहले इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ी। इलेक्ट्रिसिटी एक और सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि हमें एक सोर्स ऑफ एनर्जी को खत्म करना पड़ेगा और दूसरी सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। फायदा क्या है इससे? ऐसे कोई फायदा ही नहीं आएगा, क्योंकि हम हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस कर रहे हैं एज अ फ्यूल, लेकिन साथ में हमें यहां से इलेक्ट्रिसिटी खत्म खारिज हो रही है। यानी कि ये एक कॉस्टली प्रोसेस है। हाइड्रोजन तो मिल सकता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिसिटी यहां पे यूज होती है ना, इसकी वजह से हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कॉस्टली होता है। इसलिए ये कहा गया कि एक प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन को हम प्रेजेंटली एज अ फ्यूल यूज क्यों नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हाइड्रोजन का जो बेस्ट सोर्स है वो वाटर है, और वाटर को हम डिकम्पोज कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बट दैट प्रोसेस बिकम्स कॉस्टली। और जो हाइड्रोजन फ्यूल है इस प्रोसेस के थ्रू बहुत कॉस्टली मिलेगा। सो प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन इज देयर। अब मैं एक चीज कहूं,
एक चीज मैं कहूं, सर हम इलेक्ट्रिसिटी के बदले सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, चलो बेटा करते हैं। सर यहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी के बदले सोलर एनर्जी का यूज करते हैं। सोलर एनर्जी तो फ्री है, कोई खर्चा ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बदले सोलर एनर्जी यूज कर दो, वाटर डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन ये बेटा इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझते हो। वाटर जो है डायरेक्टली सोलर एनर्जी अब्सॉर्ब करता ही नहीं है, डिकम्पोज होता ही नहीं है डायरेक्टली। इसके लिए हमें कुछ कैटलिस्ट्स चाहिए, वो कैटलिस्ट्स जो सोलर एनर्जी में से एनर्जी को ट्रैप करेंगे, फिर वही कैटलिस्ट्स उस एनर्जी को यूज करेंगे फॉर डिकम्पोजिंग हाइड्रोजन। सो वी हैव टू मेक सम कैटलिस्ट्स। वो कैटलिस्ट्स हमें लेने हैं जो सोलर एनर्जी पहले अब्सॉर्ब करेंगे, फिर उसी सोलर एनर्जी को यूज करेंगे फॉर डिकम्पोजिंग वाटर और फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन। और इन कैटलिस्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट प्लैटिनम है। तो अब करो प्रोसेस बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि इन कैटलिस्ट्स को हमें पहले बनाना होगा, तब जाके वो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर पाएंगे, तब जाके वो वाटर को डिकम्पोज करेंगे, तब जाके आपको हाइड्रोजन मिलेगा। यानी कि ये भी एक कॉस्टली प्रोसेस है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इन यूजिंग हाइड्रोजन एज अ फ्यूअल इज दैट इट इज प्रोडक्शन इज वेरी मच कॉस्टली। देखो पेट्रोल और डीजल तो हमें 100 रुपीज आज मिलता है। हम ये चिल्लाते रहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया है कि पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया है, डीजल बहुत महंगा कर दिया। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन का 1 लीटर खरीदने जाओ, इन प्रोसेसेस में से जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में जो हाइड्रोजन मिलता है या सोलर एनर्जी का यूज करके जो हाइड्रोजन मिलता है, उसका 1 लीटर 2000-3000 में मिलेगा। तो एज अ हाइड्रोजन उस तरीके से एज अ बेस्ट फ्यूल कंसिडर नहीं किया जाता। हां, अगर फ्यूचर में कोई ऐसी मेथड डिस्कवर की गई जिसमें हाइड्रोजन हमें सस्ता मिले, तो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तब जाके हम हाइड्रोजन को एज ए परफेक्ट फ्यूल यूज कर सकते हैं। और उन चीजों पे अभी काम कंटिन्यूअसली चल रहा है। जो भी केमिस्ट्री में आज रिसर्च हो रहा है, इस टॉपिक पे भी बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहा है, ताकि हम ऐसी कोई मेथड डिस्कवर करें जिससे हमें हाइड्रोजन एक तो बहुत ज्यादा मिले और बहुत ज्यादा मिलने के साथ साथ सस्ता मिले, ताकि हम डे टू डे लाइफ में हर किसी घर में हाइड्रोजन गैस पहुंचा सके। लेकिन टिल नाउ we haven't been successful in using hydrogen as a fuel because its production is too much costly. अब दूसरी प्रॉब्लम देख लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 2 ये है कि चलो माना हाइड्रोजन एक महंगा गैस है, इसका प्रोडक्शन बहुत महंगा है, लेकिन वो प्रॉब्लम अपनी जगह, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस की दूसरी प्रॉब्लम है, दैट इज स्टोरेज प्रॉब्लम, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन की प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन साथ साथ में इसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम भी है। हाइड्रोजन गैस सारे गैसेस से लाइटर गैस है, हल्का गैस है, इसकी डेंसिटी सबसे कम और वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा ऑक्यूपाई करता है। यानी कि आपको अगर हाइड्रोजन गैस स्टोर करना हो, इसके लिए आपको बड़े बड़े कंटेनर्स चाहिए। हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस इट इज लाइटेस्ट ऑफ ऑल द गैसेस, ऑल द नून गैसेस। जितने भी गैसेस हैं, उन गैसेस में से सबसे हल्का गैस जो है नाइट्रोजन है, डेंसिटी भी सबसे कम और वॉल्यूम बहुत ज्यादा ऑक्यूपाई करता है। अगर आपने हाइड्रोजन का 1 लीटर स्टोर करना हो, उसके लिए आपको बहुत बड़े कंटेनर लेने पड़ेंगे, तब जाके आप हाइड्रोजन के 1 लीटर को स्टोर कर पाओगे। अब समझो, अब आपकी जो गाड़ी होती है, ठीक है, गाड़ी में हम डीजल और पेट्रोल का यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म में डीजल और पेट्रोल जो है कम जगह, कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन अगर उन्हीं गाड़ियों में हम हाइड्रोजन का फ्यूल यूज करें, हाइड्रोजन एज अ गैस यूज करें, तो ये वॉल्यूम बहुत ऑक्यूपाई करता है। तो हमें गाड़ियों में एक बहुत बड़ी टैंक लगानी पड़ेगी हाइड्रोजन के 30 लीटर स्टोर करने के लिए। यानी कि अगर आपको एक छोटा सा छोटी सी बाइक बनानी हो, आपको एक ट्रक बन जाएगी ताकि आप हाइड्रोजन को स्टोर कर सको एक बड़ी टैंक में। कहने का मतलब यह है कि वी आर हैविंग स्टोरेज प्रॉब्लम्स in case of hydrogen gas, because hydrogen is lighter and it occupies a very high amount of volume. So उस वॉल्यूम को, हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स लेने पड़ेंगे।
एक रूम के जितना बड़ा कंटेनर एक बाइक के साथ लगाना पड़ेगा और तब जाके आप एक बाइक को हाइड्रोजन गैस फ्यूल पे चला सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम होगी, जाना होगा बाइक पे बन जाएगी, ट्रक बनानी हो तो बन जाएगी, ना जाने क्या बन जाएगा वहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन जो है बहुत वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, इसकी स्टोरेज प्रॉब्लम है। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं। अब सर बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, सर क्यों ना हम हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में स्टोर करें। अगर गैसोस फॉर्म में हाइड्रोजन स्टोर नहीं होता है, चलो सर हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में ही स्टोर करते हैं, जैसे डीजल को, पेट्रोल को, या कैरोसिन को, या जितने भी गैसेस हैं उनको हम लिक्विफाई करते हैं, लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन को स्टोर करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम क्या है। हाइड्रोजन को, गैस को अगर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू गिव द टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, -273 डिग्री सेल्सियस। बेटा -0 डिग्री सेल्सियस पे जो है इंसान फ्रीज हो जाता है, वाटर फ्रीज हो जाता है, वाटर फ्रीज हो जाता है -0 डिग्री सेल्सियस। और इतना कम टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पे वह हाइड्रोजन गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो पहले हमें इतना टेम्परेचर तो मेंटेन करना पड़ेगा ना, उसके लिए हमें न जाने कितने कूलर्स का यूज होगा, न जाने कितने रेफ्रिजरेटर्स का यूज होगा, न जाने कितने रेफ्रिजरेंट्स का यूज होगा, तब जाके हम हाइड्रोजन गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वंस अगेन देयर इज द प्रॉब्लम, सर कहां से लाओगे इतने कूलर्स, कहां से लाओगे इतने रेफ्रिजरेटर्स, कहां से लाओगे उतने कूलिंग एजेंट्स जो इतना टेम्परेचर रिड्यूस कर सके। यानी कि हाइड्रोजन को हम लिक्विड फॉर्म में तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहां पे भी खर्चा बहुत आएगा। कौन लाएगा उतनी कूलर्स, कौन लाएगा उतने रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। तो लिक्विड फॉर्म में भी हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। अब सर एक चीज और करते हैं, चलो अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं कर सकते, सर सॉलिड फॉर्म में कर दो। चलो सॉलिड फॉर्म, सॉलिड हाइड्रोजन लेते हैं, जिनको हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स में हम हाइड्रोजन ट्रैप करते हैं इन द क्रिस्टल्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आपने इससे पहले पढ़ा है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स में क्या होता है, जो मेटालिक क्रिस्टल होते हैं उनके वाइड्स या इंटरस्टिशियल स्पेसेस में हाइड्रोजन गैस ट्रैप होता है, उनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स या मेटालिक हाइड्राइड्स। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स के तौर पे हाइड्रोजन को हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि हमें हाइड्रोजन को खाली स्टोर नहीं करना है, हमें स्टोर करने के बाद उसको यूज भी तो करना है ना। सो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स के फॉर्म में हाइड्रोजन को आपने स्टोर कर दिया, ये कर दिया हाइड्रोजन को स्टोर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के फॉर्म में, लेकिन इस इंटरस्टिशियल हाइड्राइड के फॉर्म में इस हाइड्रोजन को फिर बाहर भी तो निकालना है ना, एज अ फ्यूल यूज करने के लिए। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स में से जो हाइड्रोजन रिलीज होता है, वो प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज वेरी मच स्लो। हाइड्राइड्स के तौर पे आप हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, लेकिन बाद में जब हमें इंटरस्टिशियल हाइड्राइड से हाइड्रोजन बाहर निकालना होता है फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स, वो रिलीज ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, दैट इज वेरी मच स्लो। तो इसलिए ये भी एक अच्छा मेथड कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये दो प्रॉब्लम्स आ गई, एक तो प्रोडक्शन की प्रॉब्लम, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम। चलो माना प्रोडक्शन की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चलो माना स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम नंबर थर्ड इज हाइड्रोजन जो है व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन और एयर, हाइड्रोजन गैस व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन ऑफ एयर। एक स्पार्क अगर आप साथ लेते हो, स्पार्क, अगर कोई गाड़ी हाइड्रोजन पे चल रही है, हाइड्रोजन की फ्यूल पे चल रही है, समझ लेना बेटा, हाइड्रोजन एक गाड़ी है, वो हाइड्रोजन का यूज कर रही है एज ए फ्यूल, और एटमॉस्फेयर में एयर तो प्रेजेंट ही है। वंस हाइड्रोजन कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, अगर एक स्पार्क प्रोड्यूस हो जाए ना, स्पार्क, पूरी गाड़ी का एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये एक और बड़ी प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन इज हाईली इनफ्लेमेबल once it comes in contact with air, and a single spark is enough to cause the explosion of the tank in which the hydrogen is stored. So इसकी एक और प्रॉब्लम है, that is highly inflammable nature.
हाईली इन्फ्लेमेबल नेचर ऑफ हाइड्रोजन गैस, इसका बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेबल नेचर है। अपॉन ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में जो ही ये आता है और इसका एक्सप्लोजन हो जाता है। इसलिए अगर गाड़ी में हाइड्रोजन का यूज हुआ एज अ फ्यूल, ठीक है, तो कहीं गाड़ी में कहीं पे स्पार्क प्रोड्यूस होगी तो उस गाड़ी में खुद ब खुद एक्सप्लोजन हो सकता है। जैसा हुआ एक बार ऐसा हुआ है, मैं समझाता हूं। इन 1986 में एक स्पेसक्राफ्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया था चैलेंजर। ये जो चैलेंजर है ना, ये एक स्पेसक्राफ्ट। इसी स्पेसक्राफ्ट को 1986 में इसी स्पेसक्राफ्ट को, जिसका नाम क्या है, चैलेंजर, इसमें यूज किया गया था हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। और वहां पे क्या हुआ, इस चैलेंजर स्पेसक्राफ्ट में जब हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इसमें यूज किया गया, वहां पे क्या हुआ कि आग लग गई अचानक से। हुआ क्या था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया और एक स्पार्क प्रोड्यूस हो गई, न जाने कहां से, और ये चैलेंजर स्पेसक्राफ्ट पूरा ब्लास्ट हो गया और इसमें 7 एस्ट्रोनॉट्स की डेथ हो गई। एक बहुत बड़ा यानी कि एक प्रॉब्लम है हाइड्रोजन के साथ कि ये जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वहां पे बहुत ज्यादा खतरा है एक्सप्लोजन होने का। अगर एक सिंगल स्पार्क भी प्रोड्यूस हो इस गाड़ी में या स्पेसक्राफ्ट में तो स्पेसक्राफ्ट फट सकता है, ऑटोमोबाइल्स फट सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पे चैलेंजर के साथ हो गया था। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंटली हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज नहीं कर पाते, लेकिन फ्यूचर में हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं इफ ऑल द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। जैसे प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए, या स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस की प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाए, या साथ ही में अगर ये कंबस्ट इन्फ्लेमेबिलिटी जो हाइड्रोजन है, अगर कोई ऐसी मेथड डेवलप की जाए ताकि हम इस हाइड्रोजन को कंबस्ट आसानी से इसका इन्फ्लेमेबल नेचर को रिड्यूस कर पाए, अगर इन तीनों प्रॉब्लम्स को कोप अप किया जाए तो फ्यूचर में एक हाइड्रोजन जो है एक बेस्ट फ्यूल के तौर पे यूज किया जा सकता है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इज अ फ्यूचर फ्यूल। हम इसको फ्यूचर फ्यूल क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रेजेंटली ये हमारे घरों में, हमारे ऑटोमोबाइल्स में या डे टू डे लाइफ में यूज नहीं होता है, क्योंकि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड है। वो प्रॉब्लम्स जब तक सॉल्व हो जाती है तब तक हम पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन को तो काम में ला ही रहे हैं, और जब तक इसकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी तब जब हाइड्रोजन का यूज होगा एज अ फ्यूल तो दुनिया में हर कोई बंदा अपनी गाड़ी रख सकता है, हर कोई बंदा हाइड्रोजन को यूज कर सकता है। और एक फायदा है ना हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन कभी खत्म ही नहीं हो सकता है, क्योंकि वो ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स में न जाने कितना वाटर है और कितना हाइड्रोजन आपको मिलेगा, कभी ना खत्म होने वाला एनर्जी सोर्स, दैट इज हाइड्रोजन। लेकिन प्रेजेंटली हम इसको यूज नहीं कर पाते। लेकिन इंडिया की बात करता हूं, इंडिया में क्या मसला है देख लो। इंडिया के जो लोग हैं ना बहुत जुगाड़ करते हैं, तो जुगाड़ समझाता हूं मैं। तो अक्टूबर 2005 में क्या हुआ था, एक कार बनाई गई थी, एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इन अक्टूबर 2005। उस पायलट प्रोजेक्ट में क्या किया गया, हाइड्रोजन गैस 5% ऑफ हाइड्रोजन गैस उसको मिक्स किया गया विथ सीएनजी, और हाइड्रोजन को सीएनजी के साथ मिक्स किया गया और फिर इसको इन ऑटोमोबाइल्स इस मिक्सचर को 5% ऑफ हाइड्रोजन गैस उसको मिक्स किया गया सीएनजी गैस के साथ, ठीक है। तो इस मिक्सचर को फिर यूज किया गया फॉर रनिंग स्पेशली डिजाइनड ऑटोमोबाइल्स जो कि बनाए गए थे 2005 में, और इसमें जो इंडिया के साइंटिस्ट है वो कामयाब भी हुए थे। लेकिन सिर्फ 5% हाइड्रोजन यूज किया गया था। अभी तक कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं बनी है जिसमें 100% हाइड्रोजन गैस का यूज हो और फिर हम उसको गाड़ी के चलाने के काम आए। 100% हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल के तौर पे यूज करना, दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट, बिकॉज मैंने प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बता दी। तो लेकिन 5% हाइड्रोजन गैस
को हम सीएनजी के साथ मिक्स कर सकते हैं और ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। लेकिन वो गाड़ियां अलग गाड़ियां होती है, उनका इंजन अलग इंजन होता है और उनमें ये यूज किया गया था इन 2005। एक ट्रायल बेसिस पे इसको लिया गया था, लेकिन उसमें इंडियन साइंटिस्ट जो है सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन ओनली इन यूटिलाइजिंग 5% ऑफ हाइड्रोजन। So, what I want to say here is hydrogen economy. The concept is using hydrogen as a fuel instead of the present day known fuels. लेकिन हाइड्रोजन को एज अ फ्यूचर फ्यूल, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करना, that is very much difficult presently, but in future it may not be difficult. So this was all regarding today's lecture, that is hydrogen economy. Soon we will be coming with our new lecture. Till then, take care of yourself and Khuda Hafiz.